Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel बैक बेंचर क्लासेस। अभी मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, जो आपका 27 जुलाई को बैक बेंचर क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। और अभी जो मैं आपको करवाऊंगा, इसमें मैंने सिनॉप्सिस ले रखे हैं किसके पर्पज से, जो आपका 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 27 जुलाई को आर ओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके पर्सपेक्टिव से मैंने ये सिनॉप्सिस बनाए हुए हैं। अब ये क्या है, मैं इसको डिस्कस करता चलूँगा, साथ में ही आपको अब स्क्रीन पे विज़ुअल हो रहा होगा, ये सिनॉप्सिस हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपको यहाँ से एटलीस्ट 30 टू 40% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएँगे, और इसकी हो सकता है मैं अप्रॉक्स 7 5 या 6 वीडियोज़ जो हैं, ये सिनॉप्सिस की अपलोड कर दूँगा, और ये जो है इससे रिलेटेड मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है? तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। ये स्टेटमेंट यानी कि जो फैक्ट है वो क्या है कि कुतुब मीनार का जो मेन गेट है उसे किस नाम से जाना जाता है? कुतुब मीनार का मेन गेट है अलाई दरवाजा। और इसे क्या बोलते हैं? दीवान मुस्तखराज। ये क्या था? दीवान मुस्तखराज एक वित्त विभाग हुआ करता था किसके टेन्योर में? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में क्या हुआ करता था? दीवान मुस्तखराज एक वित्त विभाग का नाम हुआ करता था, क्योंकि मुगल काल से अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें पूछता है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस जो है अधिकारी से रिलेटेड थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो दीवान मुस्तखराज है वो एक वित्त विभाग हुआ करता था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और दीवान इस्तेहाक ये क्या था? पेंशन विभाग। और ये दीवान इस्तेहाक साथ ही साथ में आप ये भी याद रखिएगा, दीवान बंदगान और एक खैरात ये जो चलाए थे, वो आपको ये इसने चलाए थे, ये इन्होंने चलाए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक, जिसको मैंने FST का नाम दिया है, ठीक है? यहाँ से आप जो है इसको अच्छे से पॉइंट आउट कर लें, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को डायरेक्टली ही मिल जाएंगे, ठीक है? तो पहला हमारा क्या था कि कुतुब मीनार का मेन गेट क्या है? अलाई दरवाजा। फिर बात करते हैं, दूसरा है कि दीवान मुस्तखराज ये क्या हुआ करता था? वित्त विभाग। अब पूछ लेगा किसके कार्यकाल में, तो दीवान मुस्तखराज जो वित्त विभाग था ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ करता था, आपको दिख ही रहा होगा। और फिर दीवान इस्तेहाक ये पेंशन विभाग हुआ करता था। दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग था किसके कार्यकाल में? तो फिरोज शाह तुगलक। अब इनके कार्यकाल में 3 विभाग बनाए गए थे, एक दीवान इस्तेहाक जिसे पेंशन विभाग के नाम से जाना जाता है, दूसरा दीवाने बंदगान, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बंदगान लिख दिया है, तो आपको डायरेक्टली देख के ही याद आना चाहिए कि दीवाने बंदगान। और दीवाने खैरात, दीवाने खैरात क्या था? ये एक हॉस्पिटल इन्होंने खुलवाया था, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता था। तो ये किसके कार्यकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है कि दीवान अर्ज, ये क्या था? एक सैनिक विभाग, ये एक सैनिक डिपार्टमेंट था, सैनिक विभाग था। कौन सा? दीवान अर्ज क्या था? ये सैनिक विभाग था, दीवान अर्ज। और ये किसने चलाया था? तो ये बलबन ने चलाया था, गयासुद्दीन बलबन ने चलाया था दीवान अर्ज। फिर इसके बाद है दीवान ए कोही, ये क्या था? कृषि विभाग, जिसे किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। कौन सा? दीवान ए कोही। अभी एक बार इसको रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला के पॉइंट हमारे पास क्या है कि कुतुब मीनार का जो मेन गेट है उसे अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। और जो सेकंड है दीवान मुस्तक राज, ये किसके टाइम पीरियड में हुआ करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। और बात करते हैं ये क्या था? तो वित्त विभाग हुआ करता था। फिर दीवान इस्तेहाक, ये क्या था? एक पेंशन विभाग, फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में 2 और विभाग हुआ करते थे, कौन से? दीवान बंदगान और दीवान खैरात। ये यहाँ से पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, दीवाने अर्ज ये एक सैनिक विभाग हुआ करता था, और यह सैनिक विभाग किसके कार्यकाल में हुआ करता था? बलबन के कार्यकाल में। फिर दीवाने कोही और कृषि विभाग, दीवाने कोही क्या था? एक कृषि विभाग हुआ करता था। ये MBT जो मैंने लिखा है इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। MBT का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। आप एज इट इज को लर्न कर लीजिएगा। फिर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने नाम तो सुना ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्या था? ऐबक का मूल अर्थ अगर पूछता है कि इसका जो ओरिजिनल मीन होता है, तो वो क्या होता है? चंद्रमुखी। इसका ऐबक का मूल अर्थ की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है? चंद्रमुखी।
और अगर इसका तुर्की भाषा में अगर इसका अर्थ लगाते हैं तो तुर्की भाषा में तो सभी को आई थिंक पता ही होगा, इसका अर्थ गुलाम होता था। तुर्की भाषा में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो गुलाम होता था। वैसे जनरली अगर मूल नेम पूछा अर्थ पूछा जाता है तो वो चंद्रमुखी हुआ करता था। फिर दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफ़गानी वंश कौन-सा था? तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफ़गानी वंश आपका लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश अ, लो सॉरी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफ़गानी वंश की अगर बात करते हैं तो वो कौन-सा था? लोदी वंश था। फिर नहर का प्रारंभ किसने करवाया था? तो नहरों का प्रारंभ सबसे पहली बार किसने करवाया था? जीएसटी, जिसे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। और अगर नहरों के जाल की बात करते हैं तो वो एफएसटी, जिन्हें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिएगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे यहाँ से। इन्हीं जो मैं 5 या फिर 6 वीडियो अपलोड कर दूंगा इन्हीं सिनॉप्सिस की, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन वहाँ पे टकराएंगे। तो नहरों का अगर प्रारंभ की बात की जाए तो वो किसने कराई थी? तो नहरों का प्रारंभ करवाया था गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जो मानव कंकाल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? 15 मानव कंकाल मिले हैं सराय नहर से। सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो 15 मिले हैं कहाँ से? सराय नहर से। अब यहाँ उसके बाद आते हैं सराय नहर, और ये सराय नहर कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में मध्ययुगीन संस्कृति के साक्ष्य, यूपी में मध्ययुगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये यूपी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी में मध्ययुगीन संस्कृति के साक्ष्य आपको मिर्जापुर में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मिर्जापुर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मध्ययुगीन संस्कृति के साक्ष्य यूपी में कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। फिर नहरों का जाल मैंने बता ही दिया, फिरोज शाह तुगलक। और अगर प्रारंभ की बात करेंगे तो वो आपके जीएसटी, जिसे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। फिर झोपड़ा मिट्टी, ये 2.5 दिन का झोपड़ा होगा यहाँ पे। अच्छा, झोपड़ी, सॉरी, यहाँ से लिखा है झोपड़ी मिट्टी बर्तन चोपनी मांडुओं के साक्ष्य ये मिले हैं आपके प्रयागराज से। कहाँ से मिले? एक झोपड़ी मिट्टी के बर्तन और चोपनी मांडुओं के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? चोपनी मांडुओं के एविडेंसेस, तो वो मिले हैं प्रयागराज से। और बात करते हैं मध्ययुगीन संस्कृति के साक्ष्य, तो यूपी के सराय नहर से मिले हैं। यूपी के कहाँ से मिले हैं? सराय, सॉरी, सबसे ज्यादा कंकाल मिले हैं कहाँ से? 15, तो वो मिले हैं आपके सराय नहर से। और मध्ययुगीन संस्कृति के साक्ष्य आपके मिर्जापुर से मिले हैं। कहाँ से मिले? मिर्जापुर से मिले हैं। फिर इसके बाद आते हैं, इसको मैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हो, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। वेट, अब तो क्लियरली विजुअल हो रहा होगा। अब यहाँ से आ जाते हैं कि पूरा पाषाण काल की तुलना में इसमें इसमें यानी मध्य युग में, पूरा पाषाण काल की तुलना में इसमें से मतलब क्या है? मध्य युग में जो थे औजार और छोटे होते चले गए। औजार कैसे थे? जो उनके वेपन्स हुआ करते थे पहले बहुत बड़े बड़े वेपन्स हुआ करते थे, फिर जैसे जैसे ह्यूमन मतलब अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ता चला गया तो उसने वेपन्स को भी अपने क्या कर लिया? छोटा कर लिया। फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा पहला फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ में बनाई जा रही है। पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है यूपी गवर्नमेंट द्वारा? तो वो बनाई जा रही है आपकी लखनऊ में। नेक्स्ट पे आते हैं राइटिंग विद फायर, ये क्या है? चित्रकूट। राइटिंग विद फायर किसने लिखी है? चित्रकूट लहरिया। राइटिंग विद फायर का रिलेशन पूछा जाता है, राइटिंग विद फायर क्या है? तो ये चित्रकूट के एक लहरिया, ये वहाँ पे क्या चलता था? न्यूज़पेपर का नाम है राइटिंग विद फायर। और ये कहाँ का न्यूज़पेपर है? तो यूपी के चित्रकूट का है, और इसे लहरिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये आपका जो आ रहा है इसमें क्या है? जी4 कंट्री में कौन कौन से मेंबर हैं? जी4 कंट्री में आपका भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील आते हैं। जी4 कंट्री में मेंबर पूछे गए। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स का मतलब ही, सिनॉप्सिस का मतलब यही होता है कि एकदम शॉर्ट्स में कुछ चीजें लिख दो और उनको एक्सप्लेन, ताकि आपको एग्जाम हॉल में क्विकली माइंड में आपकी चीजें क्लिक कर दें। अच्छा, जी4 की बात हो रही है, यानी उसमें कौन कौन से कंट्री हैं? तो भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। इस तरह से आपके माइंड में चीजें हिट करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि लंदन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज फुटसी है। लंदन का स्टॉक, ये जो मार्केट है, लंदन का स्टॉक मार्केट इंडेक्स को किस नाम से जानते हैं? तो उसे फुटसी के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? तो फुटसी के नाम से जानते हैं। अगर बात यहाँ पे करते हैं, ये जो ब्रैकेट में आपको लिखा दिख रहा होगा, मैं रेड कलर से इसको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ये वाली लाइन। यूपी में टोटल नगर निगम बोर्ड की संख्या कितनी है? तो 226। आप इसको एज इट इज डेटा के बेस पे याद रखिएगा। यूपी में अगर नगर निगम बोर्ड की संख्या पूछी जाती है तो वो आपकी कितनी आ जाएगी?
226 आ जाएगी। और लंदन स्टॉक मार्केट जो है उसके इंडेक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? FTSE के नाम से जानते हैं। इसी तरह के जो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है उसे नैस्डैक के नाम से जानते हैं। और शंघाई शेंज़ेन जो है चीन के, ये क्या है? ये शंघाई और शेंज़ेन जो है वो चीन के इंडेक्स हैं। क्या कौन से? स्टॉक एक्सचेंज है। शंघाई और शेंज़ेन जो है वो चीन के स्टॉक एक्सचेंज हैं। उसी तरह से नैस्डैक अगर पूछा जाता है कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है तो वो यूएसए का हो जाएगा। और आपका अगर लंदन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसके फुटसी को नाम से, उसके स्टॉक मार्केट इंडेक्स को फुटसी के नाम से जानते हैं। फिर सऊदी अरब सदाबुल, सऊदी अरब के जो मार्केट इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, उसको सदाबुल के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं जो चौसा युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि चौसा का युद्ध, कभी कभी इनको मैच करने के लिए आ जाता है। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। और कन्नौज की बात करते हैं तो ये आपका 1540, मैंने डायरेक्टली 40 इसलिए लिखा है, ज़्यादा इतना डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी ने इतना तो पढ़ ही रखा है। अगर 40 की बात हो रही है और ऑब्वियसली बात है कि 1540 ही होगा, ठीक है। फिर चौसा के युद्ध की बात करते हैं तो ये 1539 में हुआ था। और कॉटन, ये देखिए क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको आर ओ के एग्जाम में श्योर ही देखने को मिलते हैं। और ये पॉइंट आपको एज इट इज लर्न कर लेने हैं। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि कॉटन, कॉटन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और कैसा एटमॉस्फेयर उसके लिए जो है अनुकूल होता है। तो ऐसी जो है उसकी पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कॉटन हो गया, फिर जूट हो गया, है ना, पटसन जूट, नीचे ये मैंने दे रखा है। आइए देखते हैं कॉटन के लिए कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल रहती हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि 210 डिग्री पाला रहित दिन होने चाहिए। कॉटन के लिए कैसे दिन होने चाहिए? पाला रहित दिन। कितने? 210। और इसके लिए बारिश कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश की रिक्वायरमेंट होती है इसको। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर इसके लिए 20 से 30 डिग्री होता है। कितना चाहिए होता है? 20 से 30 डिग्री होता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सॉइल की बात करें तो ये जलोढ़ सॉइल में ग्रो कर जाती है। तो ये जलोढ़ सॉइल में क्या करती है? ग्रो करती है। एक बारी फिर से देख लेते हैं कॉटन के बारे में। कह रहा है कि कॉटन के लिए 210 कितने पाला रहित दिन चाहिए होते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश और टेम्परेचर कितना? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अगर बात करते हैं किस टाइप की सॉइल में ये ग्रो करती है, तो ये करती है जलोढ़ सॉइल में। इसके बाद अब बात आती है पटसन की। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा पटसन या फिर जूट भी इसको बोलते हैं। तो इसके लिए भी कौन सा एटमॉस्फेयर, कितना टेम्परेचर और कितनी बारिश की रिक्वायरमेंट होती है, ये पॉइंट हमको लर्न करने हैं। तो पटसन या फिर जूट के लिए गर्म गीली जलवायु और टेम्परेचर वहाँ कितना चाहिए था हमको? 20 से 30 डिग्री, लेकिन यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। कहाँ पे? पटसन या फिर जूट के लिए टेम्परेचर हमको कितना चाहिए होता है? 25 डिग्री से ज़्यादा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पटसन या फिर जूट। मैं स्क्रीन पे बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा पटसन, पट सन, और या फिर बोलते हैं इसको जूट। और इसके लिए टेम्परेचर जो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे प वर्ड आ रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे भी 5 से 5 होता है। तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाएगा। अब अगर बात कर देते हैं 35 डिग्री, तो 35 डिग्री की अभी मैंने बात ही नहीं की। यानी ऑब्वियसली बात है, ये कितने की बात हो रही होगी? 25 डिग्री, मोर देन 25 डिग्री। तो आप ऐसे याद कर सकते हो पटसन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? मोर देन 25 डिग्री। और वही बात करते हैं, अगर इससे पहले जो हम लोगों ने कौन सा रीड किया था? कॉटन, जिसको हम लोग कपास के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए था? तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए था आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और 210 दिन। कैसे? पाला रहित। 210 दिन पाला रहित चाहिए होते थे। 210 दिन पाला रहित चाहिए होते थे, ठीक है। मतलब उसमें ओस की बूंदों जैसी कंडीशन ना हो, उसे बोलते हैं पाला रहित। और बारिश जो चाहिए होती थी, एक बारी देख लेते हैं इसके लिए बारिश हमको कितनी रिक्वायरमेंट होती थी कॉटन के लिए। तो 50 से 100 सेंटीमीटर। और इसके लिए जस्ट डबल बारिश हो जाती है। रिक्वायरमेंट कितनी होती है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना। टेम्परेचर कितना रह जाता है?
25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो अब इसलिए बात है इसको पानी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या करता है 200 सेंटीमीटर इसको साप्ताहिक वीकली इसको बारिश चाहिए होती है, कितनी 200 सेंटीमीटर। अच्छा ये किस तरह के उस पे मतलब ये किस तरह के क्रॉप जो है किस तरह के फ्लैट पे किस तरह के अर्थ पे की जाती है, तो इसके लिए कोमल ढलान होना चाहिए, निम्न भूमि जलोढ़ और दोमट मिट्टी। निम्न भूमि जलोढ़ और दोमट मिट्टी। निम्न भूमि का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हल्का हल्का सा ढलान होता है उसके प्लेस पे जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पे आते हैं कि गन्ना। गन्ना के लिए तो सबको पता ही होगा 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है और इसके लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि गन्ना कब आता है सर्दियों में ही तो आता है गन्ना। तो गन्ने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है 75 से 100 डिग्री सेल्सियस। 75 से 100 डिग्री सेल्सियस की आता है टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। और अगर बात करते हैं टेम्परेचर कैसा, तो ठंडा तापमान चाहिए होता है। टेम्परेचर इसके लिए 21 से 27 डिग्री। वहाँ क्या था मोर देन 25 डिग्री, किसके लिए पटसन के लिए मोर देन 25 डिग्री हुआ करता था, और कॉटन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। बारिश होती थी कितनी 100 सेंटीमीटर, और पटसन या फिर जूट में क्या होता था 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस जो है सेंटीमीटर साप्ताहिक बारिश, कोमल ढलान और निम्न भूमि जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी। फिर गन्ने के लिए अगर बात करते हैं तो 75 से 100 डिग्री 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है, और ये कैसे होती है कोल्ड टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ये किस क्रॉप किस प्रकार के सॉइल में ग्रो करते हैं, तो ये काली मिट्टी जलोढ़ और दोमट मिट्टी में ग्रो करता है। काली मिट्टी जलोढ़ और दोमट मिट्टी में ये जो है वो ग्रो करती है कौन सी क्रॉप, चाय सॉरी गन्ना की क्रॉप जो है काली मिट्टी जलोढ़ और दोमट की। सेम अगर बात करते हैं तो ये मिट्टी कहाँ पे चाहिए होती है कॉटन के लिए भी काली, इसके लिए काली मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। पटसन के लिए काली मिट्टी की जरूरत नहीं होती, बस ढलान जलोढ़ और हल्का सा ढलान हो, जलोढ़ मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो, तो इसकी क्रॉप ग्रो कर जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं चाय। चाय के लिए नम और आर्द्र जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है। चाय के लिए कैसी थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, नम और आर्द्र जलवायु। और इसके लिए भी टेम्परेचर जैसे कि गन्ना के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो इसके लिए कितना हो जाता है 21 से 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और अगर बारिश की बात करें तो इसके लिए बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कितनी 150 से 200 सेंटीमीटर की बारिश में ये क्रॉप ग्रो करती है कौन सी चाय की। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाई क्वालिटी बेस्ड चाय के पौधे जो है 15,000 मीटर ऊंचाई पर लगते हैं। जो है ये 15K जो लिखा हुआ है, मैं एक बारी के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स के बेस पे सिनॉप्सिस दिए हैं। तो यहाँ के का मतलब क्या है 15,000 है, ठीक है, मैंने वहाँ पे लिख दिया है, शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। 15,000 मीटर की ऊंचाई पर, 15,000 मीटर की ऊंचाई पर ये वाली एग्रीकल्चर होती है कौन सी। अगर बेस्ट क्वालिटी की आपको चाय चाहिए चाय के पौधे तो 15,000 किलोमीटर ऊंचाई पर लगते हैं, 15,000 मीटर की ऊंचाई पर लगते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा बार जो हुआ था वो 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ था, जिसमें क्या किया गया था पुरंदर की संधि हुई थी और एक सूरत की संधि हुई थी। किसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में कौन कौन सी संधियां हुई थी, तो एक हुई थी सूरत की और दूसरी हुई थी पुरंदर की। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 1775 से 1782 में, ठीक है। इसी में ही आपकी सूरत की संधि हुई थी और पुरंदर की संधि हुई थी। सेकेंड एंग्लो वॉर कब हुआ था, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था आपका 1802 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सालवाई की संधि आपको याद रखना पड़ेगा कब हुई थी 1800, सालवाई की संधि हुई थी 1802 में। 1802 से 18 सॉरी सालवाई की संधि हुई थी ये 82 में। मैंने यहाँ पे एरो लगा रखा है बट मैंने रीड गलत कर दिया, ये आपको एरो दिख रहा होगा 82 से जो एरो लगा है, तो ये सालवाई की संधि कब हुई थी आपकी 1782 में। इसकी जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था उसमें 3 संधियां हुई थी, पहली सूरत की संधि, दूसरी पुरंदर की संधि और तीसरी सालबाई की संधि 1775 से 1782। इसके बाद आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ये आपका 1802 से लेकर के 1805 तक हुआ था।
जी, हुई थी और इसमें बैसीन की संधि की गई थी। कब कौन सी संधि की गई थी इसमें? बसीन की संधि, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि या फिर बसई की संधि बोलते हैं इसको। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि या फिर बसई की संधि बोलते हैं। और जो थर्ड एएम लिखा है, इसको थर्ड एएम टाइम मत समझ लीजिएगा। मैंने शॉर्ट्स में इसको क्या लिखा है, थर्ड एएम यानी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। कोई इसको टाइम मत समझ लीजिएगा। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर है ये, ठीक है। तो आइए वहीं पे चलते हैं स्क्रीन पे, ये क्या है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। पेशवा बाजीराव सेकेंड को खड़गी में हराया। पेशवा बाजीराव सेकेंड को खड़गी में हराया और पुणे की संधि के लिए मजबूर किया। और पुणे की संधि, इस वॉर में क्या हुआ था? पेशवा जो बाजीराव सेकेंड तो थे, इनको खड़की के युद्ध में हरा दिया गया और इन्हें मजबूर होकर किसकी संधि करनी पड़ी? पूना की संधि पे अपने साइन करने पड़े। किसमें? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में इनको हरा दिया गया था। कहाँ? खड़की में हराया गया, तो इन्हें मजबूर होकर के क्या करनी पड़ी थी? पुणे की संधि करनी पड़ी थी। तो क्वेश्चन आता है कि पुणे की संधि कौन से मराठा वॉर में हुई? तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी पुणे की संधि। प्रमुख मराठे कौन कौन से थे? तो एक अप्पा साहिब थे, होलकर सिंधिया अलग अलग पराजित हुए। यहाँ पर मतलब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो भी प्रमुख मराठे थे, जैसे अप्पा साहिब हो गए, होलकर सिंधिया जी हो गए, और ये क्या हुए थे? अलग अलग प्लेसेस पे पराजित, इनको अलग अलग स्थानों पे क्या हुआ था? हरा दिया गया था। फिर गांधी 1932 में अखिल भारतीय, फिर क्या है कि 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन जो था वो गांधी जी ने चलाया था। कौन सा? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन। ये इसका ईयर पूछा गया था, तो ये कब चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा 1932 में चलाया गया था। फिर गांधी जी की दो पत्रिकाएं हैं, दोनों पत्रिकाओं के नाम एक जैसे हैं लेकिन ये अलग अलग जो है लैंग्वेज में लिखी गई थी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हरिजन बंधु, जो हरिजन बंधु थी वो आपकी गुजराती भाषा में थी, और इसी तरह से एक हरिजन सेवक जो थी वो हिंदी भाषा में हुआ करती थी। इनकी ये दो पत्रिकाएं हैं। कौन सी? एक हरिजन बंधु, तो हरिजन बंधु थी आपकी गुजराती भाषा में, और हरिजन सेवक जो थी वो हिंदी भाषा में। इनको याद करने की ट्रिक आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बंगू। बंगू यानी जो हरिजन बंधु है वो कौन सी है? गुजराती भाषा में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि बंधु वाली कौन सी है? हरिजन बंधु वाली जो है वो गुजराती भाषा में, और सेवक गुजराती भाषा में कौन सी है? बंधु वाली। और जो सेवक है, हरिजन सेवक नाम से जो है वो हिंदी भाषा में है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर चलिए अपने टॉपिक पे ही आते हैं। कह रहे हैं कि 1932 में हरिजन बंधु, ये भी हो गया गुजराती भाषा। और उसके बाद फिर ये अगस्त घोषणा कब की गई थी? तो अगस्त घोषणा आपके की गई थी 1917 में। विटामिन जो के है उसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रतिविष कारक यानी एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। किसे? विटामिन के को। आपसे मैं फिर एक बार ही बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये 5 वीडियो जो है कवर करके जानी है। आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन टकराएंगे टकराएंगे, ठीक है, कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आना। तो ये एक्चुअली है क्या, मैंने एकदम निचोड़ रखा है किसका? पीवाईक्यूज जो आरओ के हो गए, यूपी पीसीएस के हो गए, या फिर अदर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने जीके के यहाँ से उठा के रखे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो विटामिन के को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आते हैं जो वेट थर्ड अफगान रावलपिंडी वार, जो रावलपिंडी वार हुआ था थर्ड, उसमें कौन था? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। थर्ड अफगान रावलपिंडी वार जो हुआ था तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, फर्स्ट अफगान रावलपिंडी वॉर। अब अगर चेम्सफोर्ड की बात करते हैं तो ये चेम्सफोर्ड किस टाइम पे पीरियड में हुआ करता था? 1917 के अप्रोक्स में हुआ करता था ना चेम्सफोर्ड। तो अगर बात करते हैं अफगान रावलपिंडी वॉर, तो ये भी इसी के आसपास कहीं हुआ हुआ 1917 के आसपास में, है ना। फिर रज्जुक, रज्जुक नामक जो अधिकारी हुआ करता था, अधिकारियों के नाम है ये राजुक, भूमि मापक ग्रामीण अधिकारी को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो राजुक जो था भूमि मापक ग्रामीण अधिकारी था। उसी तरह से प्रादेशिक जिले के प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था, जो प्रादेशिक हुआ करता था वो जिले के प्रशासन का प्रभारी होता था। राजुक जो था भूमि मापक ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था। कौन? राजुक
जो था भूमि मापक ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था। और जो है प्रादेशिक, इसको बोलते थे जिले के प्रशासन का प्रभारी। किसको बोलते थे जिले के प्रशासन का प्रभारी? तो प्रादेशिक को बोलते थे। उसी तरह से सानिध्य, सानिध्य होता था कोषाध्यक्ष, जिसे हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सानिध्य कौन होता था? कोषाध्यक्ष। उसी तरह से समर्थ राजस्व कलेक्टर हुआ करते थे। समर्थ राजस्व कलेक्टर को किस नाम से जानते थे? समर्थ नाम से जानते थे। ठीक है, एक बारी इनके नाम फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। क्या है? राजुक। राजुक क्या हुआ करते थे? राजुक भूमि मापक ग्रामीण अधिकारी को हम लोग किस नाम से जानते थे? राजुक के नाम से जानते थे। जिले के प्रशासन के जो प्रभारी हुआ करते थे उनको प्रादेशिक के नाम से। और सानिध्य तो पता ही होगा, कोषाध्यक्ष। साथ ही साथ में समर्थ को याद रखना, कौन सा? राजस्व कलेक्टर, जो कि फाइनेंस कलेक्ट किया करते थे। कौन? समर्थ। राजुक कौन थे? तो भूमि मापक ग्रामीण अधिकारी। नेक्स्ट पे आते हैं। ये रक्ताल्पता, विटामिन रक्ताल्पता जो है वो किसकी कमी से हो जाती है? तो विटामिन B6 B9, ये जो आपका लिखा हुआ है B9, मैंने ऐसे लिख दिया B6 9 और ये 12। तो यहाँ पे सब में बी ऐड कर लेना, ये मत सोचना B912, ऐसा नहीं है। B6 912, यहाँ पे आपको बी ऐड कर लेना। यानी जो रक्ताल्पता होती है विटामिन B6 से होती, की कमी से होती है, B9 की कमी से होती है और B12 की कमी से होती है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे। ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रक्ताल्पता जो है विटामिन B6 B9 और B12 की कमी से होती है। दूध में जो है आयरन नहीं पाया जाता और विटामिन सी नहीं पाई जाती है। दूध में कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं एलिमेंट? तो आयरन एक नहीं पाया जाता और साथ ही साथ में सी नहीं पाया जाता है। धनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सूखा फल बोलते हैं। धनिया को क्या बोलते हैं? सूखा फल बोलते हैं। इसी तरह से इलायची को सूखा फल और बीज दोनों के नाम से जाना जाना जाता है। अगर धनिया की बात करते हैं तो इसे केवल सूखा फल बोलते हैं। साथ ही साथ में इलायची की बात करें तो इसे सूखा फल के साथ साथ बीज के भी नाम से जाना जाता है। काली मिर्च सूखा फल, काली मिर्च कौन सा है? सूखा फल। हल्दी, अदरक, ये फिर ये जो है वो तने में आते हैं। हल्दी और अदरक किस में आते हैं? तने में आते हैं। काली मिर्च जो है वो सूखे फल में आती है। काली मिर्च किस में आती है? आपकी सूखे फल में। धनिया जो है वो भी, काली मिर्च सॉरी, हाँ काली मिर्च जो है सूखा फल होती है। इलायची होती है कौन सी? सूखा फल के साथ इलायची को बीज भी कहते हैं और धनिया को सूखा फल कहते हैं। हल्दी जो है, हल्दी और अदरक तने के अंतर्गत आते हैं। साथ ही लौंग जो है वो सूखी कली है और जीरा सूखे बीज होते हैं। जीरा को क्या बोलते हैं? सूखे बीज। लौंग को बोलते हैं सूखी कली। कोशिका, अब एक बारी यहाँ से फिर से जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है इनको हम लोग एक बारी क्लियर कर लेते हैं। इनमें थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपको, ये वाले क्वेश्चंस में मैं यहाँ से सर्किल कर दिया। ऐसे लिखा रक्ताल्पता, तो रक्ताल्पता किससे होती है? विटामिन B6 विटामिन B9 और विटामिन 12 की कमी से। दूध में कौन कौन से विटामिन नहीं पाए जाते हैं? तो विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। धनिया को भी हम लोग सूखा फल कहते हैं। साथ ही साथ में काली मिर्च को भी हम लोग क्या कहते हैं? सूखा फल कहते हैं। लेकिन इलायची को सूखा फल के साथ बीज भी कहते हैं। और हल्दी है और अदरक है वो किस में आते हैं? तने के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या होते हैं? तने होते हैं। अब इसको हटा देते हैं। यहाँ से आ जाते हैं जीरा, सूखे बीज। जीरा हमारे पास किस में आता है? तो वो आता है सूखे बीज में। लौंग सूखी कली में। जीरा आता है सूखे बीज में, लौंग सूखी कली में। और कोशिका झिल्ली की रासायनिक संरचना जो है, इसके बाद आते हैं कि कोशिका झिल्ली की जो रासायनिक संरचना है वो फैट और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली की जो रासायनिक संरचना है वो किससे बनी होती है? फैट और प्रोटीन से बनी होती है। इरिडियम की खोज किसने की? तो इरिडियम की खोज आपकी अल्वारेज ने की। किसने की? इरिडियम की खोज। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इरिडियम की खोज अगर किसने की तो वो अल्वारेज ने की। फिर अलेक्जेंडर ड्यूमा। अलेक्जेंडर ड्यूमा कौन थे? मस्केटियर्स फ्रांसीसी। अलेक्जेंडर ड्यूमा मस्केटियर्स फ्रांसीसी, आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिए। कौन सा? अलेक्जेंडर ड्यूमा मस्केटियर्स फ्रांसीसी हुआ करते थे। मस्केटियर्स फ्रांसीसी। फिर UPZA, इसको हम लोग, तो ये क्या है हमारे पास? UPZA जिसको हम लोग किस नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उत्तर प्रदेश जिला एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड एक्ट। और लैंड एक्ट, LA का क्या है? लैंड एक्ट। इसको हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश जिला एडमिनिस्ट्रेशन लैंड एक्ट। ये कब चलाया गया था? तो भूमि सुधार अधिनियम उत्तर, ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है मैंने।
वेट दिखा देता हूँ मैं। ये रही उत्तर प्रदेश जिला एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड लैंड एक्ट। इंडिया का पीटीए, पीटीए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, किस देश के साथ है तो वो अफगानिस्तान के साथ है। इंडिया का पीटीए किस देश के साथ है तो वो अफगानिस्तान के साथ है। तो पीटीए है जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मालदीव भारत हाइड्रोग्राफी समझौता, हाइड्रोग्राफी समझौता किन देशों के बीच हुआ तो मालदीव और भारत के बीच में हुआ। कौन सा हाइड्रोग्राफी समझौता हुआ मालदीव और भारत के बीच में, हाइड्रोग्राफी समझौता। फिर यूनाइटेड नेशन में टोटल कितनी समितियां होती है तो 6 समितियां होती है यूनाइटेड नेशन में। टोटल कितनी समितियां होती हैं तो वो 6 समितियां होती हैं यूनाइटेड नेशन में। इसके बाद आ जाते हैं अपने ऊपर से फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या है, तना। तना क्या होता है, जो हम लोग काट कर बोते हैं। तना क्या होता है, जो हम लोग काट कर बो देते हैं उसको बोलते हैं तना। फिर उसके बाद जड़ क्या होती है, ये जड़ जो काट कर ना बोई जा सके। जड़ क्या होती है, जो काट कर ना बोई जा सके। आपने उसको अगर काट दिया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन तना क्या है, तने को हम लोग अगर काट के दोबारा से अगर लगा देते हैं, दोबारा से अगर बो दिया जाता है तो वो ग्रो कर जाता है। तो यही इसमें जड़ और तना में डिफरेंस होता है कि जड़ को दोबारा से काट कर नहीं बोया जा सकता, जबकि तने को दोबारा से काट कर बोया जा सकता है। फिर क्या है, अमरबेल कसकटा कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट में आते हैं। यानी कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से, कसकटा अमरबेल जो है वो कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट हैं। ठीक है, ऐसे एक होता है मिसलीटो, इसको पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। एक कौन सा प्लांट होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको। मिसलीटो, मिस लीटो का प्लांट जो होता है वो आपका कौन सा होता है, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट को के नाम से इसको जानते हैं। कौन सा, मिसलीटो प्लांट को। आप एज इट इज को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ से लॉरेंथस बंडा, लॉरेंथस और बंडा पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है। लारे एक लॉरेंथस होता है, बांडा होता है, और अभी जो मैंने बताया मिसलीटो। लॉरेंथस, वांडा और मिसलीटो ये किसमें आते हैं, आपके पैरासिटिक प्लांट के एग्जाम्पल हैं। फिर अभी हमने जो लोग हम लोगों ने देखा था, जैसे क्यूमिन यानी जीरा जो होता है वो क्या होता है, जीरा जो है वो आपका सूखे बीज में आता है। इसी तरह से लौंग जो है वो सूखी कली में आता है। फिर जो है यहाँ से क्या, पैरासिटिक प्लांट के हम लोगों ने देख ही लिए, एक मिसलीटो, लॉरेंथस और बांडा, ये किस में आते हैं, पैरासिटिक प्लांट में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हींग, जड़ों से निकलने वाला लेटेक्स है। हींग क्या होता है, हींग की खेती कहाँ की जाती है तो हिमाचल प्रदेश में की जाती है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि हींग की खेती कहाँ की जाती है, वो हिमाचल प्रदेश में की जाती है। और ये कहाँ से निकाली जाती है, जड़ों से निकलने वाला लेटेक्स होता है। हींग जो है वो जड़ों से निकलने वाला लेटेक्स होता है। दालचीनी जो है पेड़ की छाल से निकाली जाती है। दालचीनी कहाँ से निकाली जाती है, आपकी पेड़ की छाल से दालचीनी निकाली जाती है, पेड़ की छाल से। फिर उसके बाद हींग तो पता ही चलेगा हम लोग को, हिमाचल प्रदेश में होती है, जो कि जड़ से निकलने वाला लेटेक्स होता है। फिर मूली और गाजर शलजम का, गाजर कुल का पौधा है। मूली और गाजर कुल का पौधा है। यहाँ पे यानी ये जड़ों से निकलता है ना, हींग क्या है, जड़ों से निकाली जाती है। ऐसे ही जड़ों से कौन सी निकलती है चीजें, मूली और गाजर। तो इसलिए मूली और गाजर के कुल की अगर पौधों की बात करूं तो वो कौन सा पौधा हो जाएगा, आपका हींग हो जाएगा, जो कि मूली और गाजर के कुल का पौधा होता है। और हींग की खेती की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है। इसीलिए इसको हींग को क्या बोला गया, मूली और गाजर के कुल का पौधा बोला गया, क्योंकि इसका भी जो है वो ग्रोथ जो है वो जड़ों से निकलने वाला लेटेक्स होता है। और जड़ और गाजर और मूली भी जो है वो जड़ें ही हैं एक तरीके से। ठीक है, फिर ये तो हम लोग का हो गया है कि इरिडियम की खोज अल्वारेज ने की। और इसके बाद भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन ने विकसित किया है। भारत का एक पहला सक्षम 5G ड्रोन विकसित किया गया, तो वो किस कंपनी ने किया है, वो आईजी ड्रोन ने विकसित किया है। कौन सा पहला 5G सक्षम ड्रोन, इसका काम क्या होगा, मैं एक बार यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ इसको। इसको बिना रनवे के, यानी मैक्सिमम क्या होता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं या फिर टैंक हमारे होते हैं उनको रनवे की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसको यानी 5G ड्रोन जो आईजी ड्रोन है, इसको रनवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये क्या होता है,
टेक ऑफ, वर्टिकल टेक ऑफ करने की इसकी पावर होती है, वर्टिकल टेक ऑफ करने की, इसलिए इसको रनवे की कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है बेसिकली, ठीक है। फिर वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाला इंडिया का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। देखिए ये तो बता रहा है जो देश लोकतांत्रिक होते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। जो देश लोकतांत्रिक होंगे, जो देश डेमोक्रेटिक होंगे, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में है उसमें डेमोक्रेसी हो, उसमें लोकतांत्रिक वो देश हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे कि लोकतांत्रिक देश अगर है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो श्योर ही होगा। लेकिन किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो लोकतांत्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस इसकी हैं। आर्टिकल 233 आ रहा है। आर्टिकल 233 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 233 कह रहा है किसी राज्य में अगर जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नियुक्ति या फिर प्रमोशन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले के मतलब उस जिले में या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो जज की नियुक्ति होगी, वो नियुक्ति या फिर प्रमोशन जो होगा वो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी, हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। फिर शेड्यूल 5 में जो है वो 10 स्टेट आते हैं। इन 10 स्टेट को आपको एज इट इज याद कर लेना है। इन 10 स्टेट को कैसे याद करेंगे, मैं इसको याद करने की एक छोटी सी आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो आप वैसे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या है, इसमें दो तो प्रदेश वाले नाम आते हैं। कौन से आते हैं? सॉरी, तीन इसमें आते हैं प्रदेश के नाम, तीन आते हैं प्रदेश, जिनके लास्ट में क्या लगा होता है? प्रदेश। अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एडीपी मतलब आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक होता है महाराष्ट्र जिसको हम लोग एमएच लिखते हैं। फिर यहाँ पे एक आता है नॉर्थ रीजन में हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ में आपको याद रखना है तेलंगाना, झारखंड, झारखंड, और ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा। अब आएगा आपका गुजरात और राजस्थान, ये तो सबको याद ही रहते हैं। और कभी कभी क्या देता है? बिहार। बिहार नहीं होता है, बिहार इसमें जो है वो नहीं है, तो बिहार ऑप्शन को हटाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बचा है, कौन सा? वही स्लाइड पे देख लेते हैं। ये कौन सा बचा है आपका? वेट, ये आपका है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सा बचा था? छत्तीसगढ़। तो ये जो है वो 10 स्टेट हैं जो किसमें आते हैं? आपके शेड्यूल 5 में आते हैं, आर्टिकल 244 के अंतर्गत आते हैं। शेड्यूल 5 में आर्टिकल 244 के अंतर्गत 10 स्टेट के नाम है जो मैंने बता दिए। इसमें मुझसे कौन सा छूट गया था? छत्तीसगढ़। तो ये भी याद रखिएगा। और ये देखिए मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि बिहार कभी कभी ऑप्शन में दे देता है जो कि शेड्यूल 5 में या फिर आर्टिकल 244 के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहे हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, जो एलएस लिखा है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के अकाउंटेबल यानी के प्रति अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी होते हैं। गुप्त काल में दीनार कॉइन का क्या था? चलन था, जिनका वेट, दीनार कॉइन का वेट गुप्त काल में कितना हुआ करता था? 144 ग्राम। सॉरी, ग्राम नहीं, यहाँ पे ग्रेन है। तो गुप्त काल में दीनार कॉइन्स का वेट कितना हुआ करता था? दीनार कॉइन जो थे 144 ग्रेन के थे, 144 ग्रेन के थे। सातवाहन सिक्कों पर जहाज बना हुआ था। सातवाहन जो सिक्के इंट्रोड्यूस किए गए थे उसमें जवान बना हुआ था, उस पे जवान मैंने बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे जहाज बना हुआ था। सातवाहन सिक्के जो इंट्रोड्यूस किए गए थे उस पे जहाज बना था। शीशे और प्रोटीन आधार रखा गया था, शीशा और प्रोटीन उसका आधार रखा गया था। चांदी के कॉइन्स जारी किए गए थे किसके कार्यकाल में? गुप्त कार्यकाल में चांदी के कॉइन्स जारी किए गए थे। सातवाहन सिक्कों पर जहाज बना हुआ था, सीसा एवं प्रोटीन का आधार और चांदी के कॉइन्स जारी किए गए थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जागीर, यानी सातवाहन सिक्कों पर क्या बनाया गया था? जहाज बना था। उनका आधार क्या था? तो प्रोटीन उनका आधार हुआ।
प्रोटीन उनका आधार हुआ करता था। ये बने किससे बने थे? शीशे और प्रोटीन से बने हुए थे, तो प्रोटीन इनका आधार भी हुआ करता था। चांदी के कॉइन्स भी जारी किए थे किसने? तो चांदी के कॉइन्स किसने जारी किए थे? यहाँ से आपके गुप्त काल में जारी किए गए थे, जिनका गुप्त काल में जो दिनार थे वो 144 ग्रेन के हुआ करते थे। सातवाहन के कार्यकाल में जो सातवाहन सिक्के थे उन्होंने चांदी के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। जागीरदार ये वंशानुगत नहीं हुआ करते थे। जागीरदार कौन थे? जो वंशानुगत नहीं हुआ करते थे। वहीं पे बात करते हैं अगर जमींदार की, तो ये लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशानुगत हुआ करते थे। और पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था जो थी वो किसके अंतर्गत आती थी? तो जमींदारों के अंडर में ये चीजें आती थी, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था। अगर बात करते हैं जागीरदार की, तो ये वंशानुगत नहीं होते थे, जमींदार वंशानुगत होते थे। और जमींदारों के ही अंडर में क्या चीजें आती थी? पुलिस डिपार्टमेंट और न्यायिक व्यवस्था भी इन्हीं के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं कि बरिंद्र कुमार घोष ने कौन सा संगठन शुरू किया था? युगांतर संगठन शुरू किया था। और अलीपुर केस में इन्हीं को क्या कर दिया? अलीपुर बम केस में इनको फांसी दे दी गई थी। तो किसे दी गई थी? अलीपुर बम केस में फांसी दी गई थी बरिंद्र कुमार घोष को, जिसने कौन सा संगठन स्टार्ट किया था? जिन्होंने जुगांतर संगठन स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद आते हैं पुलिन बिहारी घोष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके। तो पुलिन बिहारी घोष की अगर बात करते हैं तो ये जो है ढाका में अनुशीलन समिति की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो आपके पुलिन बिहारी घोष हैं। फिर इसके बाद है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, बरिंद्र कुमार घोष जो कि जुगांतर संगठन इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने जुगांतर संगठन की स्थापना की थी। इन्हें क्या हुआ था? अलीपुर बम केस में इनको फांसी दे दी गई थी। फिर दो पत्रिकाएं कौन किसकी हैं? ये दो पत्रिकाएं पुलिन बिहारी घोष की हैं। एक तो है हक काट और दूसरी है स्वराज। एक है हक काट और दूसरी है स्वराज। विनायक दामोदर, इनकी ये दो पत्रिकाएं, ये किसकी हुई? पुलिन बिहारी घोष की। दो पत्रिकाएं कौन सी हैं? एक हक काट और दूसरी है स्वराज। हक काट और स्वराज पुलिन बिहारी घोष की हैं। फिर इसके बाद आते हैं विनायक दामोदर या फिर मित्र मेला। कब लगाया गया? विनायक दामोदर या फिर मित्र मेला लगता है ये 1899 में। फिर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। विनायक दामोदर ने मित्र मेला की स्थापना कब की थी? तो विनायक दामोदर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। विनायक दामोदर ने किसकी स्थापना की थी? तो मित्र मेला की स्थापना कब की थी? ये आपकी 1899 में की थी। अब इसके बाद आते हैं 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई और 1906 में मेजनी चरित्र की स्थापना की गई। 1906 में कब की गई? किसकी की गई स्थापना? तो ये मेजनी चरित्र की स्थापना की गई। और 1906 में ही साथ में क्या हुआ? बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं कि 1904 में क्या था? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना कब की थी? तो वो 1899 में की थी। उसके बाद ये अच्छा आर में हिंदी के भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो हिंदी तो आती है 60 मार्क्स की, पॉइंट्स क्या उसमें? तो फिर यथोचित अगर बात करते हैं, यथोचित तो कैसे लिखा जाता है? इसमें हलंत का यूज नहीं किया जाता है। यथोचित में हलंत का यूज नहीं किया जाता है। एज इट इज आपको याद रखना। ये मैंने क्रॉस का निशान भी लगाया हुआ है, क्रॉस का सिंबल भी लगाया है। यथोचित ये वाला जो है वो सही होता है विदाउट हलंत। फिर वायरस में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वायरस में क्या नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। स्टेटमेंट दे देगा कि वायरस में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वायरस जो है प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो वायरस पहली बात तो प्रोकैरियोटिक में आते नहीं है, सॉरी ये आते तो प्रोकैरियोटिक में है लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। फिर आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे, आयोडीन की बूंदों के द्वारा भोजन में उपस्थित स्टार्च का पता लगाया जाता है। अगर भोजन में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर नहीं है, इसका पता लगाने के लिए क्या करें? उस पे आयोडीन की कुछ हम लोग बूंदे डाल दें भोजन पे, तो हमें पता चल जाएगा स्टार्च उसमें अवेलेबल है या फिर नहीं है। सुक्रोज क्या होता है? नेचुरल स्वीटनर्स बोलते हैं। सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल स्वीटनर बोलते हैं। कैलोरी की अमाउंट बहुत कम होती है इसमें। किसमें कैलोरी की अमाउंट बहुत कम होती है? सुक्रोज में कैलोरी की अमाउंट बहुत कम होती है। इसको नेचुरल स्वीटनर भी बोलते हैं।
जो डालडा है वो आपका ट्रांस फैट में आता है, सुपर सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या फिर सुपर सैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं। किसे? डालडा को हम लोग, डालडा जो कि घी में आता है, इसको ट्रांस फैट, सुपर सैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं। इलास्टिन क्या होता है? ये त्वचा के, जो हमारी बॉडी की स्किन होती है उसके नीचे होता है। क्या? इलास्टिन। मानव दांत, आंख, अस्थि, बाल की जड़ों को में कोलेजन होता है। कोलेजन किस किस चीजों में प्रेजेंट होता है? अपनी बॉडी के दांत में, आंख में और अस्थि तथा बाल की जड़ों में। जो हम लोग की बालों की जड़ें होती हैं उनमें कोलेजन होता है, और दांत में होता है, आंख में होता है और अस्थि में होता है। फिर इसको हम लोग हिंट के बेस पे कैसे याद कर सकते हैं? जहां व्हाइट कलर दिखाई दे, जहां पे भी व्हाइट कलर होगा वहां क्या होता है? कोलोजन होता है, वहां पर कोलोजन प्रेजेंट होता है जहां भी आपको व्हाइट कलर दिखाई दे। तो व्हाइट कलर की बात हो रही है, जैसे दांत में व्हाइट कलर का होता है, आंख में हमारी जो आइरिस होती है व्हाइट होती है, अस्थि व्हाइट होती है, बाल की जड़ें नीचे जो निकलती हैं, बाल जड़ से टूटता है तो वो भी व्हाइट होता है, तो उसमें कोलोजन प्रेजेंट होता है। हिस्टोन गुणसूत्र में होता है। हिस्टोन किस में होता है? तो ये होता है आपका गुणसूत्र में। अब एल्बुमिन, एल्बुमिन जो है वो अंडा या ब्लड या फिर दूध में होता है। अंडा, ब्लड और दूध में होता है। एल्बुमिन जो है वो किस किस में प्रेजेंट होता है? अंडा, ब्लड और दूध में प्रेजेंट होता है। एसिड, एसिड प्रोटीन को हम लोग लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। एसिड प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं? लिपो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सबसे पहला पेसमेकर किसने बनाया था? ग्रेट ग्लेट वॉच ने बनाया था। सबसे पहला प्रोटीन किसने बनाया था? ग्लेट वॉच ने, वेल्सन ग्लेट वॉच ने बनाया था। मानव हृदय में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये तो सबको पता ही होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके हार्ट में कितना सर्कुलेटरी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जिसकी खोज किस, जिसका इन्वेंशन किसने किया था, खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी कि मानव जो आपका हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। सबसे पहला पेसमेकर वेल्सन ग्रेट वेच ने बनाया था। पेसमेकर किसने बनाया था? वेल्सन ग्लेट वेच ने बनाया था। ऑपरेशन ग्रीन कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2001 में आपका शुरू किया गया था। कौन सा ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था? 2001 में। उसके बाद सेकेंड टाइम ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू किया गया? तो मायावती जी के कार्यकाल में 2007 से 8 में शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? तो आपको नाम से भी क्लियर हो रहा तो होगा, ऑपरेशन ग्रीन यानी हरियाली में वृद्धि करना, वनावरण में वृद्धि करना। नेक्स्ट है हथनी कुंड बैराज। ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो हथनी कुंड बैराज जो है वो सहारनपुर में है। हथनी कुंड बैराज कहाँ है? सहारनपुर में है। 5 स्टेट, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेबल। अगर वेजिटेबल के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पे है? तो वेजिटेबल के प्रोडक्शन में अपना यूपी फर्स्ट नंबर पे है। और अगर फ्रूट के प्रोडक्शन में पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करके राज्य परिवर्तन आयोग रखा गया है। इसका नाम, राज्य योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसका नाम क्या रख दिया गया? राज्य परिवर्तन आयोग रख दिया गया है। NMIS हेल्थ। तो फ्रेंड्स आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अपने 5 या फिर 4 लेक्चर तो एटलीस्ट आएंगे ही। और आप अगर लेक्चर ये वाले देख के जाते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में आप एग्ज़ाम हॉल में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और भूलने के भी चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ, और कहीं कहीं पे मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि कौन से पॉइंट में कंफ्यूजन हो सकती है, किस पॉइंट को हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।